हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिटी विद मानस। आज हम बात करेंगे बिजनेस एनालिसिस में एक अल्कोहल सेक्टर की कंपनी से और समझेंगे उसका पूरा बिजनेस मॉडल, लेटेस्ट रिजल्ट्स और कॉन कॉल जो लास्ट हुई थी उसमें कंपनी की मैनेजमेंट ने क्या गाइड किया है। आगे बढ़ने से पहले जस्ट अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि जिस कंपनी का भी नाम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। में जस्ट आपको एनालिसिस के लिए समझाने के लिए कि कैसे कंपनी का बिजनेस आप एनालाइज कर सकते हैं, कैसे उसकी कौन कॉल को समझ सकते हैं और कैसे उसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से आगे के बारे में जान सकते हैं कंपनी के बारे में, वो मैं यहाँ पे समझाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। जिस कंपनी की आज हम बात करेंगे उसका नाम है पिकेडिली एग्रो इंडस्ट्रीज। बेसिकली अभी करेंटली ये कंपनी अल्कोहल सेक्टर में इथेनॉल बनाती है और शुगर बनाती है। और सबसे पहले अगर हम इसका बिजनेस मॉडल समझें तो मेनली इसके तीन वर्टिकल्स हैं। एक ट्रेडिशनल ओल्ड वर्टिकल है शुगर बनाने का। देखिए, ट्रेडिशनली ये शुगर बनाने की कंपनी थी जिसने धीरे धीरे अपने आप को चेंज किया है प्रीमियम अल्कोहल बनाने की तरफ। तो पहला वर्टिकल है इसका शुगर बनाने का, जो सबसे पुराना ट्रेडिशनल है। दूसरा वर्टिकल है डिस्टिलरी में पहला इथेनॉल बनाने का, जिसमें ये इंडस्ट्रियल ग्रेड इथेनॉल ई और उसके अलावा ईएन है जो कि काफ़ी प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल होता है जो फूड प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। और एक आईएमएल, इंडियन मेड इंडियन लिकर, जिसको कि देसी शराब कहते हैं, वो बनाने का एक वर्टिकल है। और जो तीसरा वर्टिकल है जो कंपनी ने कुछ साल पहले ही शुरू किया, वो है प्रीमियम विस्की बनाने का, इंडियन मेड फॉरेन लिकर। तो ये तीन मेन वर्टिकल्स है कंपनी के। और इसमें भी जो इंडियन मेड फॉरेन लिकर है, ये कुछ साल पहले ही कंपनी ने शुरू किया है। आज से मान लीजिए 4-5 साल पहले ही कंपनी ने आईएमएफएल सिग्निफिकेंटली शुरू किया है। इनफैक्ट पहला लॉन्च इसका 2017 में हो गया था, जिन्होंने पहली विस्की अपनी लॉन्च करी थी। बट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज पिछले 4-5 साल में लॉन्च किया है। तो ये कंपनी की पूरी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी रही है, जो ओरिजिनली एक शुगर कंपनी थी और इथेनॉल बनाती थी एज अ बी टू बी बिजनेस, मेनली दूसरी अल्कोहल कंपनीज को देने के लिए इथेनॉल और मॉल्ट बनाती थी। और थोड़ा ये जो आईएमएल होता है, आईएमआईएल, इंडियन मेड इंडियन लिकर, वो बनाती थी। बट उसके बाद से कंपनी ने पिछले 7-8-10 सालों में अपने आप को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि अपना पूरा एक ब्रांड बनाया है लिकर का, अल्कोहल बनाया है। और उस विस्की को, ब्रांडेड विस्की को लॉन्च करके पूरा जो अपना बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज किया है। और देखिए, ये कंपनी सबसे ज़्यादा फेमस है अपने इंद्री ब्रांड के लिए। इसने इंद्री ब्रांड की विस्की लॉन्च करी है जो सिंगल मॉल्ट विस्की है। और इसको लॉन्च किया था 2022 में और आज के टाइम पे ये काफ़ी फेमस हो चुकी है। और आई एम श्योर आप लोगों ने इंद्री ब्रांड का नाम सुना होगा, जो ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी फेमस हो चुकी है एज अ सिंगल मॉल्ट विस्की। और एक इस कंपनी की हिस्ट्री को हम समझे तो 2017 में इन्होंने सबसे पहले विस्की, ब्लेंडेड विस्की लॉन्च करी थी। विस्लर नाम था जिसका, विस्लर नाम था। और उसके बाद 2022 में इंद्री ब्रांड की ये जो स्कॉच है ये लॉन्च करी थी। उसके बाद इन्होंने कुछ टाइम बाद रम लॉन्च करी है, प्रीमियम ब्रंच, और प्रीमियम वोडका भी रिसेंटली लास्ट ईयर लॉन्च करी है। तो अभी इनके पास रम भी 3 अलग अलग प्रीमियम टाइप की रम है। और इंद्री जो प्रीमियम विस्की है सिंगल मॉल्ट, इसके भी अलग अलग लेवल ऑफ प्रीमियमनेस के हैं। और विस्लर इनका जो एक सबसे बेसिक लेवल का ब्लेंडेड विस्की है वो है, और वोडका भी है। तो इनके पास पूरी अल्कोहल की पूरी रेंज है और आगे जाके कंपनी और भी ज़्यादा इस रेंज को बढ़ा सकती है। इसके अलावा इस कंपनी की अगर रिसेंटली कैपेक्स की बात करें तो इसने एक, इसका जो पहला प्लांट था वो हरियाणा में एक टाउन है इंद्री, जहाँ पर ये प्लांट है, जहाँ से ये इंद्री ब्रांड भी आया है। वहाँ पर इसने अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है पिछले 1-1.5 साल में। और उसके अलावा इन्होंने एक नया छत्तीसगढ़ में प्लांट लगाया है जो पूरा ग्रीन फील्ड प्लांट था, जो कि अब पूरा तरीके से अब प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, जिसकी वो लास्ट Q4 की कॉन कॉल में कंपनी ने बताया कि उसका मई से प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और इस पूरे साल में उसका कमर्शियलाइज प्रोडक्शन होगा। तो ये काफ़ी बड़ा कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी ने भी किया है पिछले 1 साल में। और अगर हम इस कैपेसिटी एक्सपेंशन को समझें तो पहले इनका 78 KLPD का ओवरऑल कैपेसिटी थी, जो कि अल्कोहल बनाने की थी, विस्की बनाने की थी, जो इन्होंने इंक्रीज़ करी है। पहले तो अपना जो इंद्री लोकेशन है वहाँ पर जो कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है, ये 78 KLPD से 220 KLPD वहाँ पे चले गए हैं। KLPD मतलब है किलो लीटर पर डे, जो इनकी कैपेसिटी होती है अल्कोहल बनाने की। तो 220 KLPD ऑलरेडी ये अपने इंद्री लोकेशन में कर चुके हैं, जो पिछले 1-1.5 साल में कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। उसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का प्लांट था उसमें 200 KLPD और ऐड किया है। तो पिछले 2-3 साल में अपनी ये जो टोटल विस्की की कैपेसिटी है 78 KLPD से अराउंड 420 KLPD ले जा चुके हैं, जो 420 KLPD इस पर्टिकुलर FY27 जो चल रहा है इसमें इनकी कैपेसिटी इतनी हो जाएगी।
और जो सिंगल मॉल्ट की कैपेसिटी होती है ये इनकी 2-3 साल पहले तक 1200 KLPD थी, जो बेसिकली इंद्री विस्की है। और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ के अराउंड इस FY27 के लिए 30 KLPD हो चुकी है, जो भी इन्होंने पिछले 2-3 साल में काफ़ी एक्सपेंड करी है। तो ये कंपनी की हिस्ट्री थी, उनका बिजनेस मॉडल था और इनका एक्सपेंशन जो उन्होंने पिछले 2-3 साल में वो किया है वो था। उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं कि Q4 26 के रिजल्ट्स कैसे रहे और पूरे FY26 में इस कंपनी के रिजल्ट्स कैसे रहे थे। तो देखिए, अगर Q4 FY26 के रिजल्ट्स हम देखेंगे तो कंपनी की सेल्स अराउंड 363 करोड़ का रेवेन्यू रहा था और रेवेन्यू में अराउंड 32% का इनका इंक्रीज हुआ था। बट एबिडा में अगर देखें तो अराउंड 11% का ही राइज हुआ था, क्योंकि इनका जो एबिडा मार्जिन है वो 26% से घट कर अराउंड 22%, अराउंड 4% से ज़्यादा का एबिडा मार्जिन में रिडक्शन हुआ था कंपनी का। वो हम कॉन कॉल में समझेंगे ऐसा क्यों हुआ था। बट एबिडा जो है अराउंड 11% से ही ग्रो हुआ है और पैट जो है 13% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है इस क्वार्टर के लिए। बट हम पूरे FY26 की अगर बात करें तो अराउंड 28% की सेल्स इंक्रीज हुई थी और सेल्स अराउंड 1142 CR की रही थी और इसमें एबिडा मार्जिन 27% ग्रोथ रही थी एबिडा में। और जो एबिडा का मार्जिन है वो 23.4% रहा था। तो पूरे FY26 के लिए अराउंड एबिडा मार्जिन ऑलमोस्ट सेम रहा था FY25 से FY26 में। बट Q4 में थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा कम रहे हैं, इसलिए Q4 में सेल्स की ग्रोथ अराउंड 32% रही है, बट स्टिल प्रॉफिट की ग्रोथ अराउंड 13.8-14% ही रही है। बट FY26 अगर कंप्लीट ईयर को देखेंगे तो जितनी सेल्स ग्रोथ थी अराउंड उतनी ही उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट की ग्रोथ रही है। 28% सेल्स में 33% प्रॉफिट की सेल्स ग्रोथ रही है। और इसमें अगर हम डिवीज़न इन्होंने बताते हैं अपने सेल्स में, ये दो मेजर चीज़ों का, शुगर इंडस्ट्री और डिस्टलरी। तो जो इनका IMFL का जो वर्टिकल है और जो इथेनॉल, ENA और जो IL का वर्टिकल है उसको मिला के ये लोग डिस्टलरी बोलते हैं और सेकंड जो वर्टिकल है उसको शुगर बोलते हैं। तो शुगर और डिस्टलरी का ये लोग ब्रेकअप देते हैं। अगर Q4 FY26 के लिए समझें ब्रेकअप को, तो डिस्टलरी बिजनेस में अराउंड 65% की ग्रोथ हुई थी और शुगर बिजनेस में 8% का डिक्रीज हुआ था रेवेन्यू में। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे डिस्टलरी बिजनेस इनका काफ़ी अच्छा कर रहा है और शुगर का जो एक सीजनल बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस है, जो कि क्वार्टर एंड क्वार्टर बहुत वेरी करता है और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड रहता है कि शुगर के इनकी क्रॉप कैसी उस साल बनी है, शुगर के क्या रेट है मार्केट में, क्योंकि शुगर एक तरीके से कमोडिटाइज्ड बिजनेस है। तो शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन रहता है अप एंड डाउन। तो इस क्वार्टर में इनका शुगर का रेवेन्यू जो है 8% डाउन रहा था। इसके अलावा अगर हम जो इनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रहा है उसमें समझे कि इनके डिफरेंट वर्टिकल्स में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है सेल्स के ऊपर, तो अगर आप इनका प्रोग्रेशन देखेंगे पिछले 4 साल का, तो अराउंड FY23 से इन्होंने सिग्निफिकेंटली IMFL बिजनेस शुरू किया था अच्छे से। तो IMFL बिजनेस का उस टाइम पे 12% कंट्रीब्यूशन था और जो इनका दूसरा डिस्टलरी बिजनेस है जो इथेनॉल, EN है, ये सब है, उसका 46% कंट्रीब्यूशन था सेल्स का। और जो शुगर बिजनेस है उसका 41% कंट्रीब्यूशन था आउट ऑफ द टोटल सेल्स इन FY23। बट अगर आप देखेंगे धीरे धीरे जो IMFL बिजनेस का हर साल सेल्स बढ़ती रही, 30-40%, 50% तक की ग्रोथ रही। और FY26 का अगर आप ब्रेकअप समझेंगे तो IMFL बिजनेस अराउंड 44% टोटल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जो 3 साल FY23 में 12% था वो FY26 में बढ़ के 44% हो गया है। और जो शुगर का बिजनेस था जो पहले 41% था, वो इस साल FY26 में घट के 20% रह गया है ऑफ द टोटल रेवेन्यू। और जो अदर डिस्टलरी बिजनेस था, इथेनॉल, ENA और IMIL, उसका कंट्रीब्यूशन टोटल 35% रह गया है, जो पहले 3 साल पहले 46% था। तो अगर आप देखेंगे धीरे धीरे IMFL का बिजनेस बढ़ रहा है, जो कि प्रीमियम विस्की है, प्रीमियम वोडका, प्रीमियम रम है और इसमें इनका एबिडा मार्जिन भी ज़्यादा होता है। तो अगर देखेंगे ये पूरी कंपनी की जो हिस्ट्री रही है पिछले 3-4 साल की, ये प्रीमियमाइजेशन की पूरी हिस्ट्री रही है, मार्जिन एक्सपेंशन की रही है, किस तरीके से ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स में अपना सेल्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और इनका मार्जिन भी इस वजह से एक्सपेंड कर रहा है। और अगर इसके अलावा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को समझेंगे तो जो मैंने पहले कैपेसिटी एक्सपेंशन बोला था, इनका 420 KLPD टोटल हो चुका है, जिसमें से 200 छत्तीसगढ़ का है, 220 जो है वो अब इंद्री जो हरियाणा की लोकेशन है उसका हो चुका है। इसके अलावा देखिए विस्की में एक और भी चीज़ होती है, नंबर ऑफ बैरल्स, क्योंकि जो ये विस्की बनती है उसको इस बैरल्स में एज किया जाता है। तो कितने इनके पास नंबर ऑफ बैरल्स है उस पर भी इनकी कैपेसिटी डिपेंड करती है। तो जैसे इनके बैरल्स पिछले कुछ सालों में कैसे इंक्रीज हुए हैं ये भी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाया है। तो एक इस साल इनके अराउंड 86,000 85,000 बैरल्स हो चुके हैं, जो कि कुछ साल पहले तक 45,000 थे, 2 साल पहले तक।
और इस FY26 के एंड में 86,000 बैरल्स हो चुके हैं और कंपनी का टारगेट है कि FY27 तक ये 1 लाख बैरल अपने कर लेगी। क्योंकि देखिए अगर आप इस बिज़नेस मॉडल को और अच्छे से समझेंगे तो ये जो प्रीमियम विस्की खासतौर पर बनाते हैं, ये विस्की बनती है मॉल्ट से, जो मॉल्ट से इथेनॉल जनरेट होता है, उस मॉल्ट को उसके बाद एक बैरल्स में एज किया जाता है। तो अगर हम प्रीमियम विस्की की बात करें तो ऐसा नहीं है कि जब विस्की बनी वो सीधे जाके मार्केट में बेच सकते हैं उसको। उसको जो ख़ास तौर पे स्कॉच जो होती है सिंगल मॉल्ट विस्की जो इनकी है, उसको कुछ साल तक इनको बैरल्स में एज करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके ये सेल कर सकते हैं। तो ये कितने बैरल्स हैं उस पे ही डिपेंड करता है कि ये कितनी सेल्स कर सकते हैं। अगर अभी इनके पास 86,000 बैरल्स हैं, तो वो सारे के सारे अभी पूरी तरह से एज भी नहीं हुए होंगे। तो इस साल ये लोग वही इंद्री विस्की बेच पाएँगे जिसको, जो भी इनकी एज्ड है, जो एग्ज़ैक्टली एज इन्होंने नहीं बताई है, बट 4-5 ईयर्स तक इनको इंद्री विस्की को एज करना पड़ता है। तो जिन बैरल्स में जो विस्की 4-5 साल एजिंग जिसकी हो चुकी है, वही बैरल्स ये अभी सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज जो विस्की बनी उसको स्ट्रेट अवे सेल कर दें। तो इसकी वजह से इस कंपनी का जो एक तरीके से कहना चाहिए कि इन्वेंट्री है वो थोड़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो इनका पैसा है जो एज्ड विस्की है उसमें अटका रहेगा और इन्वेंट्री इनकी बढ़ती रहेगी। तभी इन्होंने 2017 में सोचा था कि ये लोग प्रीमियम विस्की में आएँगे और 2017 में इन्होंने जो अपनी मिक्स्ड ब्लेंडेड विस्की लॉन्च करी थी जिसको ज़्यादा एज नहीं करना पड़ता, तब से इन्होंने एजिंग शुरू कर दी थी अपनी इंद्री की, और तभी इन्होंने ये इंद्री जो है 2022 में लॉन्च करी 5 साल एज करने के बाद। तो सोचिए कितना लंबा गेस्टेशन पीरियड है और कितनी लंबी प्लानिंग है इस इंडस्ट्री में करके चलनी पड़ती है कि इनको बैरल्स चाहिए, कितने एज हो सके 86,000 बैरल्स में से कितने एज बैरल्स हैं, वही एज बैरल्स सेल करे जा सकते हैं। बट इससे एक चीज़ और भी है कि प्रेडिक्टेबिलिटी कंपनी की थोड़ी आसान हो जाती है कि मैनेजमेंट काफ़ी आसानी से समझ सकती है कि इस साल ये लोग कितनी सेल कर पाएंगे, क्योंकि जितने इनके पास बैरल्स हैं, जितनी एज विस्की उतनी ही ये सेल कर सकते हैं, और अगर मार्केट पे डिमांड है तो उतनी आसानी से काफ़ी सेल कर सकते हैं। तो कंपनी के लिए प्रोजेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये इनका इस बार के रिजल्ट्स थे और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में इन्होंने क्या बोला। नेक्स्ट चलते हैं कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने क्या बोला और किस तरीके की गाइडेंस दी है। उसके बाद हम थोड़ा सा एक वैल्यूएशन एक्सरसाइज भी करके देखेंगे इस कंपनी का। तो देखिए मैनेजमेंट ने कॉन कॉल के स्टार्टिंग में जो अपनी पूरी कमेंट्री दी उसमें दो सबसे अच्छी बातें थी। पहली बात तो ये थी कि मैनेजमेंट ने बोला कि हम अपने शुगर जो पूरा बिजनेस है उसको डीमर्ज करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि वैल्यू अनलॉक हो इन्वेस्टर्स के लिए इन द अल्कोहल बिजनेस। और क्योंकि शुगर बिजनेस बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है, उसमें जो रेवेन्यूज़ आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिक्लिकल आते हैं और उसके मार्जिन्स भी कम हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि शुगर जो इनका ट्रेडिशनल ओल्ड बिजनेस है वो डीमर्ज होकर एक अलग कंपनी बन जाए जो अपने चलता रहे, और जो अल्कोहल की डिस्टिलरी बिजनेस है जिसमें दो वर्टिकल्स हैं, IMFL वाला प्रीमियम विस्की का और इथेनॉल ENA और IML वाली जो सेकेंड वर्टिकल है, वो मिलके जो डिस्टिलरी का बिजनेस है वो एक अलग कंपनी रहे। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है अपने आप में, क्योंकि अगर ये विस्की वाला कंपनी अलग हो जाएगी डीमर्ज होके, तो इसमें रेवेन्यूज़ काफ़ी प्रेडिक्टेबल हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तो इसको काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस मिल सकते हैं फ्यूचर में जाके, और अच्छी ग्रोथ भी हो सकती है और काफ़ी वैल्यू अनलॉक हो सकती है, क्योंकि PE मल्टीपल एक्सपैंड होगा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कंपनी ने काफ़ी क्लियर कट ग्रोथ गाइडेंस दी है, ना सिर्फ FY27 के लिए बल्कि अगले 3-4 साल में किस तरीके की ग्रोथ कंपनी देखती है, वो भी काफ़ी क्लियरली मैनेजमेंट ने बताया है। तो FY27 के लिए मैनेजमेंट ने बताया कि जो इनका इंद्री कंपोनेंट है उससे अराउंड, जो इंद्री प्लांट है हरियाणा के सिटी में, उससे 200-250 करोड़ तक की एक्स्ट्रा सेल्स हो सकती है, और जो छत्तीसगढ़ का प्लांट है जो इसी साल से प्रोडक्शन जिसमें शुरू हो रहा है उसमें अराउंड 300 से लेके 400 करोड़ तक की एक्स्ट्रा सेल्स हो सकती है। तो अराउंड टोटल 700 सीआर्स तक की एक्स्ट्रा सेल्स हो सकती है कंपनी की। और अगर हम समझेंगे लास्ट ईयर FY26 में जो इनका डिस्टिलरी बिजनेस था उसकी 900 करोड़ की टोटल सेल्स थी। तो टोटल 700 नहीं, सॉरी 600 करोड़ की एक्स्ट्रा सेल्स इस बार हो सकती है कंपेयर टू 900 करोड़ पिछली बार। तो अराउंड 60-70% एक्स्ट्रा सेल्स इस बार हो सकती है कंपनी की, 60-70% की ग्रोथ हो सकती है। तो यही मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि FY27 के लिए 60-70% की ग्रोथ गाइडेंस है। और साथ ही मैनेजमेंट ने यह भी बोला कि अगले 3-4 साल में हम अपनी जो टोटल सेल्स है डिस्टिलरी की उसको 3-4 टाइम्स करना चाहते हैं। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो CAGR आराम से 40-50% तक का CAGR हो सकता है। कंपनी 3-4 गुना अपनी सेल्स करना चाहती है अगले 3-4 साल में। तो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट निकली अपनी गाइडेंस के लिए, और काफ़ी क्लियरली उन्होंने बताया कि अगले 3-4 साल में किस तरीके की ग्रोथ गाइडेंस वो रेवेन्यू की रखते हैं। उसके बाद अगर Q&A पे आए तो पहले
एनालिस्ट ने क्वेश्चन पूछा था इनसे कि ये डिफरेंट सेगमेंट वाइज क्या ब्रेकअप है इनकी सेल्स का, कि इंद्री जो ब्रांड है उसमें कितनी सेल्स है, प्रीमियम विस्की में कितनी है, रम में कितनी है, बट मैनेजमेंट ने ये डिटेल्स शेयर नहीं करी। इनफैक्ट ये डिटेल्स 2-3 बार अलग अलग एनालिस्ट ने पूछी, बट मैनेजमेंट वाज नॉट रेडी टू शेयर। दे सेड कि इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ट्रेड सीक्रेट फॉर देम, कि वो बताना नहीं चाहते कि कितने सेगमेंट की कितनी सेल्स है और कितनी ग्रोथ वो हर सेगमेंट वाइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट उन्होंने टोटल सेल्स का एक ये ब्रेकअप जरूर बताया कि अराउंड 30% सेल्स जो है इनकी, वो जो आर्मी की कैंटीन होती है प्लस जो अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस की कैंटीन CSD कैंटीन्स होती है उसमें 30% सेल्स है। अराउंड 25% एक्सपोर्ट होता है इनका डिफरेंट कंट्रीज़ में। अराउंड 45% डोमेस्टिक सेल्स है विच इज़ फ्रॉम नॉर्मल जो शॉप से, बार से, रेस्टोरेंट से, होटल्स जो सेल्स होती है वो सब मिला के 45% होती है। और जो एक्सपोर्ट के बारे में उन्होंने ये भी बताया कि जो करंटली 25% शेयर एक्सपोर्ट का, आगे जाते हुए अगले फ्यू ईयर्स में दे वांट टू इंक्रीज इट टू 50%। तो काफ़ी एग्रेसिवली मैनेजमेंट एक्सपोर्ट्स के बारे में सोच रहा है। उसके बाद मार्जिन को लेके क्वेश्चन पूछा गया। जैसे रिजल्ट्स मैंने आपको बताया था, इस क्वार्टर में इनके मार्जिन अराउंड 4-5% घटे हैं कंपेयर टू सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो मैनेजमेंट ने बताया कि मार्जिन घटने का मेजर रीज़न शुगर का रहा था, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में ये क्वार्टर के मार्जिन काफ़ी अच्छे नहीं रहे थे, तो उसकी वजह से इनका ओवरऑल कंबाइंड मार्जिन पे फ़र्क पड़ा है। और दे टोल्ड कि अराउंड शुगर में लास्ट ईयर Q4 जो था, Q4 FY25, उसके कंपैरिजन में Q4 FY26 में मार्जिन्स 11% जो थे पिछली बार EBITDA मार्जिन, तो इस बार घट के अराउंड 2% के रह गए हैं। तो 11% के मार्जिन्स एक साल पहले जो Q4 FY25 में थे वो सिर्फ 2% के रह गए थे FY26 में। ये रीज़न था इनका EBITDA मार्जिन ओवरऑल कंपनी लेवल पे कम होने का। और IMFL जो डिस्टिलरी का कंप्लीट मैनेजमेंट ने बताया कि इनका 31.5% का EBITDA मार्जिन है अराउंड अल्कोहल बिजनेस का, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री दे टोल्ड। और उन्होंने बताया कि मार्जिन उनमें ज़्यादा कोई हिट नहीं आया था उस मार्जिन में कंपेयर टू लास्ट ईयर। और आगे जाके और मार्जिन के ऊपर एक आध सवाल पूछे गए, तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि जो इनका प्रीमियम विस्की है, जो IMFL बिजनेस है, जो इनके डिस्टिलरी में भी दो बिजनेस है, एक IMFL का और एक IMIL और ENA अल्कोहल का। तो जो IMFL वाला एरिया है उसमें इनके मार्जिन अराउंड 45-50% है, विच इज़ वेरी हाई इन द इंडस्ट्री दे टोल्ड, बिकॉज दे ओनली सेल प्रीमियम विस्की। और आगे जाके ये प्रीमियम विस्की का शेयर जो है और बढ़ने वाला है। तो जो आगे EBITDA मार्जिन की गाइडेंस मैनेजमेंट से पूछेगी कि FY27 के लिए व्हाट आर द गाइडिंग, तो दे टोल्ड कि धीरे धीरे प्रीमियम विस्की बिजनेस बढ़ रहा है, बट दे आर गाइडिंग कि ये जो इनका इस बार का EBITDA था उससे सेम रहेगा या फिर 0.5% तक EBITDA का मार्जिन इंक्रीज होगा फॉर FY27। सो धीरे धीरे ये मार्जिन बढ़ने की भी बात कर रहे हैं, विच इज़ गुड। और मैनेजमेंट से भी पूछा गया कि क्या इनका कोई एक्स्ट्रा कैपेक्स करने का, बड़ा कैपेक्स का प्लान है क्या इस FY27 में। सो दे टोल्ड कि नहीं है, कैपेक्स का कोई बड़ा प्लान नहीं है, ऑलरेडी दे हैव डन मोस्ट ऑफ द कैपेक्स। और अभी जो थोड़ा बहुत कैपेक्स रहेगा वो एक तो बैरल्स जो अपने इंक्रीज़ कर रहे हैं, अभी इनके अराउंड 85,000 बैरल्स है, तो ये अगले इस साल के एंड तक, FY27 के एंड तक 1 लाख बैरल्स कर देंगे, तो उसको लेके थोड़ा कैपेक्स होगा। प्लस थोड़ा इनका बॉटलिंग का जो प्लांट है उसमें थोड़ा दिन कैपेसिटी बढ़ाएंगे, उसको लेके कैपेक्स होगा। तो अराउंड 25-30 CR का ही छोटा सा कैपेक्स होगा, बहुत बड़ा कोई मेजर कैपेक्स प्लान नहीं है FY27 में। उसके अलावा मैनेजमेंट ने ये भी बोला कि एक से क्वेश्चन पूछा गया कि क्या कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि इनके PPT में कहीं ऐसा लिखा होता है। दे टोल्ड कि एक्विजिशन का वो लोग देख रहे हैं, कोई इनऑर्गेनिक ग्रोथ, कोई नई ब्रांड को एक्वायर करना, दे आर स्ट्रेटेजिकली लुकिंग फॉर दैट। अगर इनको कोई ऐसा ब्रांड मिला जो इनकी कंपनी की वैल्यूज से, इनके करंट ब्रांड से मैच करता होगा, तो दे विल सर्टेनली लुक टू एक्वायर अ न्यू ब्रांड। बट अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, जस्ट डिस्कशंस चल रहे हैं। उसके अलावा जो एक्सपेंशन है इनका आउटसाइड इंडिया, उसके बारे में बात हुई। स्कॉटलैंड में दे हैव एक्वायर्ड अ लैंड और उसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स इनको मिल चुके हैं, और अब ये जल्दी ही कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं एक नया विस्की प्लांट का स्कॉटलैंड में, और अगले 2 साल में वहाँ से प्रोडक्शन शुरू होना चाहिए का मैनेजमेंट ने ये बोला। बट इमीडिएटली कोई बहुत एक्सपेंशन वहाँ से नहीं होने वाला, बट दे विल बी स्लोली बिल्डिंग अप दैट प्लांट। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की जो इनकी कैपेसिटी है वो एंड ऑफ FY26 में ही पूरी तरीके से कमीशन हुई और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। सो कब तक ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो जाएगा, तो दे टोल्ड कि 6 महीने के अंदर दे आर एक्सपेक्टिंग कि कंप्लीट इनकी 100% कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी छत्तीसगढ़ के प्लांट में, जो 200 KLPD का इनका कैपेसिटी है। और जैसे कि पहले बोला, 300-400 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू, इनका एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है इस साल वहाँ से, छत्तीसगढ़ प्लांट से। उसके अलावा वैल्यू प्लस वॉल्यूम ग्रोथ के बारे में पूछा गया था। दे टोल्ड कि वट दे टोल्ड 60% की ग्रोथ होगी, दैट इज़ वैल्यू ग्रोथ, और वॉल्यूम ग्रोथ भी सिमिलर ही रहेगी बिकॉज दे आर ऑलरेडी सेलिंग प्रीमियम विस्की। और अभी कोई
बहुत ज़्यादा नया प्रीमियम प्रोडक्ट प्लान नहीं है इनका लॉन्च करने का, क्योंकि इनसे ये भी पूछा गया कि इस साल में क्या ये नए प्रोडक्ट्स, नए ब्रांड्स लॉन्च करने वाले हैं जो इनकी ग्रोथ को और बढ़ाएंगे। तो व्हाट दे टोल्ड कि जो 60 to 70% की ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं, दैट इज़ विद करेंट ब्रांड्स ओनली, और इनका अभी इमीडिएटली कोई प्लान नहीं है नया ब्रांड लॉन्च करने का, बट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में डेफिनेटली ये लोग नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। नई प्रीमियम वोडका और एक लॉन्च कर सकते हैं, नई विस्की भी कोई लॉन्च कर सकते हैं। तो अगले 2 साल में ज़रूर ये लोग नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे, जो इनकी 3 to 4x की जो सेल्स को 3 to 4x करने का जो प्लान है, जो गाइडेंस है, उसको मीट करने के लिए डेफिनेटली ये लोग नए ब्रांड्स लॉन्च करेंगे। बट इस साल इनका कोई प्लान नहीं है नए ब्रांड लॉन्च करने का। उसके अलावा जो ग्रोथ है, जो इनसे सिमिलर ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगले 2-3 साल में जो 3-4 गुना की ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आएगी। तो उन्होंने अगेन बताया कि जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, यहीं से इनकी ज़्यादा ग्रोथ आने वाली है, और जो नए ब्रांड्स ये लॉन्च करेंगे अगले 2-3 साल में, वो भी सुपर प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट में ही ब्रांच लॉन्च करेंगे। तो वो भी एक अच्छा इंडिकेशन है। देखिए, इससे भी समझ में आता है कि फ्यूचर में जाते हुए जो उनकी ग्रोथ होने वाली है वो मार्जिन एक्सपेंशन के साथ होगी, क्योंकि ये और प्रीमियम सेगमेंट में जाएंगे। और जो मैं एक प्रीमियमाइजेशन की थीम की बार बार बात करता हूँ, उसको प्ले करने वाली ये कंपनी काफ़ी एक सही कंपनी लगती है, जो उस प्रीमियमाइजेशन की थीम को पूरा प्ले कर रही है और उसका पूरा एडवांटेज उठा रही है। उसके अलावा इनसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो इंद्री की इनकी सेल्स है वो लास्ट ईयर 16% की इंक्रीज़ हुई। जो इंद्री ब्रांड है, इंद्री जो सिंगल मॉल्ट विस्की है इनकी, उसकी जो ग्रोथ है 16% की रही थी लास्ट ईयर में। तो उसका क्या रीज़न रहा है, इनसे पूछा गया, इज़ देयर अ डिमांड स्लो डाउन। तो व्हाट दे टोल्ड कि डिमांड की तरफ से कोई स्लो डाउन नहीं है, इनफैक्ट डिमांड बहुत ज़्यादा है विस्की की, बट इनके तरफ से कैपेसिटी कंस्ट्रेंट था। क्योंकि देखिए, जो इंद्री है वो ये एज करके बेचते हैं, तो जो बैरल्स में एज्ड विस्की है वही ये बेच सकते हैं। जो आज से 5 साल पहले एज हो चुकी थी, वही इस साल वो बेच पाए होंगे FY26 में। तो इनके पास बैरल्स क्योंकि कम थे, और इनको अब पता है कि जो इन्होंने बैरल्स पास्ट में खरीदे थे वो अब धीरे धीरे एज होना शुरू हो जाएंगे FY27 में। तो दे आर फुली कॉन्फिडेंट कि अब उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, उनके पास ज़्यादा विस्की है, तो दे विल बी एबल टू सेल मोर, और ये 60-70% की जो सेल है ये आराम से कर पाएंगे। और ये बैरल्स इसी तरीके से इसलिए बढ़ा भी रहे हैं, आगे जाके अगले 2-3 साल में इनके पास इतनी विस्की अवेलेबल रहेगी कि ये बेच सकें। इसलिए ये लोग बोल भी रहे हैं कि 3 to 4 टाइम्स ये अपनी पूरी सेल कर चुके हैं। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला कि इंद्री का जो ब्रांड है ये अभी टॉप 15 विस्की स्कॉच में जो सिंगल मॉल्ट विस्की ब्रांड है पूरे वर्ल्ड में, और ये चाहते हैं कि अगले 1 से 2 साल में टॉप 10 में आ जाए, और अगले 3-4 साल में टॉप 5 ग्लोबल ब्रांड्स में आ जाए इंद्री, जो सिंगल मॉल्ट ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का। तो ये इनकी कॉन कॉल थी पूरी। होपफुली आपने समझा होगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट ने गाइडेंस दी है और क्या फ्यूचर ग्रोथ लगती है कंपनी की। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट हम इस कंपनी का एक तरीके से वैल्यूएशन एनालिसिस करें, तो अगर हम एक कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो देखिए, अगर देखें करंटली इस साल इनकी अराउंड 1140 करोड़ की सेल्स हुई थी, जिसमें से 900 CR की अल्कोहल बिजनेस था, और इन्होंने बोला है कि अराउंड 70% की ग्रोथ होगी। 60 to 70% है, उसको हम 65% तक मान लेते हैं। तो जो 900 CR का इस साल की सेल्स हुई थी वो बढ़ के अराउंड 1450 से लेके 1500 CR के बीच में सेल्स हो सकती है। और जो 200-250 CR की शुगर की सेल्स होती है वो हम मान लेते हैं कि सेम सेल्स रहेगी अगले साल भी। और क्योंकि शुगर इंडस्ट्री कुछ कह नहीं सकते क्या ग्रोथ होगी क्या नहीं होगी, बट हम मान के चलते हैं कि सेम सेल्स रही अगर नेक्स्ट ईयर, तो 1450 CR की जो अल्कोहल बिजनेस है और प्लस 250 CR की शुगर बिजनेस है, तो टोटल सेल्स FY27 की एक्सपेक्टेड है कि अराउंड 1700 CR रहेगी इस कंपनी की। और जो एबिडा मार्जिन है, इन्होंने बोला है कि जितने इस साल एबिडा मार्जिन थे 24%, उतने ही अगले साल रहेंगे 24% के आसपास। तो इनका एबिडा जो है वो अराउंड 400 CR के आसपास निकल के आना चाहिए। और अगर हम सिमिलर तरीके से डेप्रिसिएशन और टैक्स को माने, जितना इस साल था उतने ही तरीके से इंक्रीज़ हुआ है, और फिर एक टैक्स लगाएं जितना टैक्स जनरली रहता है जो इस साल भी था, तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अराउंड 220 से 230 CR के आसपास निकल के आएगा। तो इसमें जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है वो हमने पूरी देख ली, और जो मार्जिन्स बताएं वो भी पूरे उतने ही कंसिडर किए। तो अगर हम इसका 1 साल फॉरवर्ड पी निकालें, तो आज इस कंपनी का अराउंड 7200 CR का मार्केट कैप है। थोड़ा बहुत पी री रेट हुआ है पिछले 1 महीने में, जो कंपनीज़ में पैसे शेयर्स राइज़ हुए हैं, तो इसका भी थोड़ा राइज़ हुआ है। तो इसका अभी करंट मार्केट शेयर, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अराउंड 7200 CR का है।
और जो हमने 230 अराउंड सीआर का इनका प्रॉफिट निकाला था, तो इसका 1 ईयर फॉरवर्ड पी अगर हम देखें तो अराउंड 31-31.5 का पी निकल के आता है, या 32 का मैक्सिमम पी निकल के आएगा। सो 31-32 के पी वाली कंपनी जिसका अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ, टोटल रेवेन्यू ग्रोथ में माने तो अराउंड 50% की रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और 32 के पी में मिल रहा है, तो अगर हम पैग रेशियो देखें तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है इस कंपनी का, अराउंड 0.6 के आसपास रहेगा, और कंज्यूमर फेसिंग अल्कोहल बिजनेस है तो अट्रैक्टिव लग सकता है। बट कुछ रिस्क भी हैं इस कंपनी के। देखिए, एक तो पहले ये कि अभी भी शुगर बिजनेस इसका पार्ट है, तो जब तक शुगर बिजनेस से कंपनी अलग हो नहीं हो जाती, सेपरेट नहीं होती, तब तक इसका बहुत ज़्यादा पी एक्सपेंशन होगा नहीं होगा, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री में रेवेन्यूज इतने ऊपर नीचे होते हैं, मार्जिन इतना ऊपर नीचे होता है कि कभी उसको हाई पी नहीं मिल पाता है, बहुत सिक्लिकल बिजनेस है। तो जब तक ये डीमर्ज नहीं होता शुगर बिजनेस, तब तक क्या इसका पी री रेट होगा नहीं होगा, इस पर थोड़ा डाउट है मुझे भी। और दूसरा ये है कि देखिए, अल्कोहल बिजनेस अपने आप में थोड़ा सा एक रेगुलेटरी बिजनेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स कभी कभी बैन लगा देती है अल्कोहल के ऊपर, तो वो एक एसोसिएटेड थोड़ा सा रिस्क है अल्कोहल बिजनेस के ऊपर। बट वो मुझे लगता है उतना बड़ा रिस्क नहीं है, क्योंकि बहुत सारी डिफरेंट अल्कोहल कंपनीज हैं जो आराम से ग्रो कर रही हैं, उनका पी भी काफ़ी हाई है। तो अगर इसका शुगर बिजनेस सेपरेट आउट हो जाता है और ये प्योर अल्कोहल बिजनेस रहती है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इसका अच्छे से पी री रेटिंग हो सकती है यहाँ से आके, और फॉरवर्ड पी अभी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू ग्रोथ। बट स्टिल दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड, यू हैव टू रिसर्च योर सेल्फ कि कैसा आपको कंपनी लग रही है, कैसा इसका ग्रोथ गाइडेंस कर रहा है, और आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के ही इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना चाहिए। सो अगर कोई आपकी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इफ़ यू हैव एनी पर्सनल क्वेरीज टू आस्क। सो यही आज का वीडियो था, होपफुली आपको समझ में आएगा कि कैसे ऐसी कंपनीज का एनालिसिस करी जाए, उनका फ्यूचर ग्रोथ गाइडेंस समझी जाए, बिजनेस मॉडल समझा जाए, और कौन कॉल्स को कैसे एनालाइज किया जाए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।